भाई पवन जैन जी, यहाँ आए हुए नरेश डांगरा जी, सरोज बाला जी और हमारे समक्ष विराजे हुए गांव के बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। और बाबा साहेब की 132वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं उस महान शख्सियत के चरणों में नमन भी करता हूं। अब बाबा साहब के बारे में भला मैं क्या कहूं। अपने आप में वो बहुत ही महान हस्ती है, करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत है और भारत की राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों की स्थापना करने में उनके योगदान को भी भुला नहीं सकता। उनके आदर्शों, उनकी सोच, उनकी व्यक्तित्व, उनके आंदोलनों के बारे में यदि कोई विस्तार में चर्चा करने लगे तो घंटे नहीं कई दिन लग जाएंगे। किताबें लिखी जा सकती हैं और कुछ चंद शब्दों में वैसे भी उनकी महानता का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो आज मैं दो पंक्तियों के माध्यम से उनको याद करने का प्रयास करता हूं। चित्रण क्या करूं उसका जिसका जीवन खुद एक विश्लेषण है। चित्रण क्या करूं उसका जिसका जीवन खुद एक विश्लेषण है। लाखों की भीड़ में बने आज हमारे पथ प्रदर्शक हैं। छुआछात की बीमारी से जिसने दिलाई मुक्ति है, छुआछात की बीमारी से जिसने दिलाई मुक्ति है, आओ मिलकर मनाएं बाबा अंबेडकर जी की जयंती। हमारे भारतवासियों की खासियत है कि जब भी हम अपने इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। और वाकई में हमारे इतिहास के अंदर अनेकों वीरों की गाथाएं और देश के प्रति उनके योगदान की कहानी बताई गई है। और वैसे ही एक योद्धा और एक नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। मैं समझता हूं कि हमारे इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बाबा साहेब थे और यही कारण है कि आज भारत के कोने कोने में उनके जन्मदिन को बड़े ही उल्लास, हर्ष और सम्मान के साथ मनाया जाता है। एक गहरे समुद्र की तरह उनका व्यक्तित्व मुझे महसूस होता है। जितना उनके बारे में पढ़ता हूं, जानता हूं, उतना ही मैं उनमें ढल जाता हूं, उतना ही उनसे प्रभावित होने लगता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने समाज में एक नई चेतना जागृत की और दलितों और वंचितों के मसीहा बने। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बलबूते पर हम आज हमारा समाज, हमारा देश चल रहा है, जो शासन की मूल संरचना को निर्धारित करता है, जो सरकार और आम जनमानस के बीच के संबंध को निर्धारित करता है, जो आम जनमानस के लिए फंडामेंटल राइट्स को प्रदान करता है, उनकी रक्षा करता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करके ना केवल बाबा साहेब जी ने इतिहास लिखने का काम किया, बल्कि सदियों से गुलामी की पेड़ियों से को सहते आए हुए भारतीयों को उन्होंने एक नई राह दिखाने का काम किया। दलितों के साथ साथ श्रमिकों को, किसानों को, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। भारत के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने हमारे देश की सेवा की, ये आप सभी जानते हैं। इसके साथ साथ साल 1951 में भारत के फाइनेंस कमीशन का गठन करके उन्होंने एक बार पुनः हमारे देश की सेवा की और जिन लोगों की आय कम थी उन पर जो इनकम टैक्स थोपा गया था उसको भी खत्म करने का काम किया। तो जैसे मैंने कहा, उनके विशेषताओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में यदि मैं बताने लगूं तो काफी समय लग जाएगा।
बाबा साहेब के जीवन काल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। उनका यह मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही मानवता का कल्याण होता है, मनुष्य समृद्ध होता है, स्वतंत्र होता है। उनका यह कहना था कि शिक्षा प्रत्येक मनुष्य का फंडामेंटल राइट है और किसी को भी इस फंडामेंटल राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। आप सभी यहां पर सर्वगुण संपन्न हैं, तो ज्यादा नहीं कहूंगा। इस मंच के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा, हमारी माताएं उपस्थित है, कि आप भी अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करें, क्योंकि शिक्षा ही वो रास्ता है जिसे अपनाकर हम सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और अपने समाज और अपने देश में एक नई पहचान बना सकते हैं। बाबा साहेब से प्रेरणा मिलती है कि जो भी इंसान संसार में आया है वो एक समान है, और जो समाज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव करता है, बंटवारा करता है, वो समाज, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और आपसी भाईचारे और आपसी प्रेम की इसी मूल मंत्र को लेकर हमारे देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है। चाहे वो चौपाल धर्मशाला बनाने की बात हो, चाहे वो उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान कराने की बात हो, चाहे मुद्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता हमारे नौजवानों को दिलाने की बात हो। कई ऐसी परियोजनाएं हैं, कई ऐसी नीतियां हैं जिनके माध्यम से हमारी जनहितैषी सरकार समाज के सबसे पिछड़े से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। और इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करता हूं कि अगले महीने मई के अंदर जैसे ही डी प्लान का बजट मुझे भी मिलता है, तो मैं यहाँ अंबेडकर छात्रावास के अंदर हॉल निर्माण के लिए बजट मैं आपको देने का काम करूंगा। इसके अलावा भी जो सहयोग मेरी तरफ से होगा, मैं बढ़ चढ़कर आपके लिए काम करूंगा। कहना मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय का अभाव है। आज बहुत कार्यक्रम है जहां मैंने जाना भी है, तो एक कविता कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोशिश तो हर कोई करता है, पर सफलता पाता कोई कोई है। इतिहास तो सब पढ़ते हैं, पर इतिहास बनाता कोई कोई है। एक रास्ते तो सब चलते आते हैं, पर रास्ते को बदल पाता कोई कोई है। समस्या तो सभी झेलते आते हैं, पर समस्या पे विराम चिन्ह लगाता कोई कोई है। संसार में हर क्षण जन्म लेते हजारों लोग हैं, पर इतिहास में नाम दर्ज कर पाता कोई कोई है। एक बार पुनः मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का यहाँ पहुँचने पर और मेरे मान सम्मान को आगे बढ़ाने पर हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय आदमपुर।